नमस्कार मित्रों, मेरा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। राहुल मेहता, राइट टू रिकॉल ग्रुप। और आज का वीडियो टेप जो मेरा पहला सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर वीडियो टेप था, उसके अनुसंधान में दूसरा है। कुछ सवाल आए थे, आरोप आए थे मेरे ऊपर, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ उसके जवाब देने के लिए। तो काफ़ी लोगों को बुरा लगा कि भाई मैं सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूँ, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और जो एक स्टैंडर्ड आरोप होता है कि कांग्रेस का एजेंट है, वो कोई नया आरोप नहीं है। जब मैं अन्ना हजारे के खिलाफ बोलता था कि भाई ये फोर्ड फाउंडेशन का आदमी है, मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकपाल का कानून चाहिए, यूएन को लोकपाल का कानून चाहिए, इसलिए वो लोकपाल का कानून ला रहे हैं, तभी भी लोगों ने मुझे यही कहा था कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ। अब तो सच्चाई सामने आ गई कि अन्ना हजारे कांग्रेस के एजेंट है, फोर्ड फाउंडेशन के आदमी है। खैर, तो जो लोगों ने कहा कि मुझे सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहले मैं कहूँगा कि मैंने जितने भी स्टेटमेंट कहे, ये बताओ कि उसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा था, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आप वेरीफाई नहीं कर पाए और आपको रेडिफ पे या दूसरे न्यूज़पेपर या इंटरनेट न्यूज़पेपर पे लिंक नहीं मिला। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि सोनिया गांधी ने कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 1999 में वाजपेयी सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वो तो आपने अब वेरीफाई कर लिया होगा, आप गूगल कर लीजिए 1999 सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया, 2-4 कीवर्ड आप डालेंगे तो आपके सामने न्यूज़ ग्रुप आ जाएगा। एक स्वामी जी के अंधभक्त ने तो यहाँ तक कहा कि गूगल इज़ नॉट रिलायबल। भाई गूगल कुछ नहीं करता, गूगल आपको लिंक ला के देता है रेडिफ के, हिंदुस्तान टाइम्स के, अखबारों के। अब आपको उस अखबार पे भी भरोसा नहीं है तो सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लीजिए। मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को ट्विटर पे या फ़ोन करके पूछिए कि 1999 में उन्होंने ये बयान दिया था कि नहीं कि सोनिया गांधी सरस्वती का अवतार है या सरस्वती के समान है, सरस्वती नहीं तो दुर्गा या तो लक्ष्मी, जो भी है, कि उन्होंने सोनिया गांधी, जयललिता और मायावती को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी कहा था। और मैं स्टेटमेंट पे ज़्यादा नहीं जाता, पॉलिटिक्स में आदमी को कभी कभी अच्छे स्टेटमेंट बोल देने पड़ते हैं, चलो बोल दिया तो बोल दिया। पर उन्होंने वाजपेयी सरकार को गिराया, कोशिश की गिराने की, और उसके लिए सारे प्रयत्न और उन्होंने सोनिया गांधी को इस तरह से प्रधानमंत्री बनने में मदद की। ये साफ साफ दिख रहा है उनके प्रयत्नों से 1999 में। और उन्होंने जयललिता ने पहले वाजपेयी को समर्थन दिया था। जयललिता ने कहा नहीं, मैं वाजपेयी का समर्थन चालू रखूंगी, तो उन्होंने तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ तमिलनाडु हाईकोर्ट में बीसीओ केस फाइल कर दिए। सच्चे होंगे, भ्रष्टाचारिणी तो है ही जयललिता, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी का मोटिव देखना चाहिए कि जैसे ही जयललिता ने सपोर्ट वापस खींचा, सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे केस रफा दफा कर दिए। मतलब सुब्रमण्यम स्वामी का उद्देश्य ये नहीं था कि वो जयललिता का भ्रष्टाचार के लिए उसे सजा दिलाना चाहते थे। उन्होंने जयललिता के खिलाफ सारे केस फाइल किए, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने भी उस पर एक्शन लिया, जयललिता को पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, प्रोसिक्यूशन शुरू हो गया, उसे 2-3 दिन जेल में रहना पड़ा, बाद में बेल मिल गई। पर जैसे ही जयललिता ने वाजपेयी गवर्नमेंट का सपोर्ट वापस खींचा, तुरंत ही सुब्रमण्यम स्वामी ने केस रफा दफे करने शुरू किए। वो केस में अटेंडेंस भी आजकल नहीं देते, 13 साल से 15 साल से वो केस चल रहे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और हाईकोर्ट के जजों ने भी वो केस न्यूट्रल में गियर में डाल दिए या रिवर्स में डाल दिए। मतलब जो केस सीधा 4th गियर में चल रहे थे, जयललिता को 3-4 दिन जेल में रहना पड़ा, और वो सारे केस का आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वाजपेयी सरकार गिराना ये उनका मकसद था। तो अब सवाल आता है कि जो आदमी वाजपेयी सरकार को गिराता हो और वो भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद करता हो, उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मैं भी कोई वाजपेयी का बहुत बड़ा समर्थक नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा विरोधी हूँ कि वाजपेयी ने बांग्लादेशियों की समस्या कम करने के लिए कुछ नहीं किया। वाजपेयी ने राम मंदिर जन्मभूमि पे वो सोते रहे, यहाँ तक कि वाजपेयी 1993 में जब उनकी 13 दिन की सरकार आई, एग्जैक्ट ईयर में भूल गया, जब उनकी 13 दिन की सरकार आई, तब वाजपेयी अहमदाबाद के एमपी थे और उन्होंने अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने का प्रपोजल जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पड़ा था,
वो पास नहीं किया। अहमदाबाद का नाम कर्णावती होना चाहिए, ये मेरा मानना है। मेरे मैनिफेस्टो में भी मैंने ये डिमांड रखी है। और वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो रेजोल्यूशन पास किया था 1991 में। राज्य सरकार ने भी इसको स्वीकृति दे दी थी 1992 के आसपास। केंद्र सरकार के फाइल में पड़ा था और वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में वो चाहते तो उसको स्वीकृति दे सकते थे, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए, सिर्फ कैबिनेट की परमिशन चाहिए। और वाजपेयी ने नहीं किया। यानी मैं वाजपेयी का बहुत बड़ा विरोधी हूँ बहुत सारे कारणों से। पर मैं जब उन्होंने पोखरण का धमाका किया तो मैंने कहा कि भाई 1-2 साल 3 साल तक तो वाजपेयी को समर्थन देना ही चाहिए, क्योंकि जो काम सितंबर 1984 से रुका था, पोखरण 2 की सारी तैयारियां सितंबर 1984 में हो चुकी थी इंदिरा गांधी देवी इंदिरा अम्मा के आदेश पे। और काम शुरू हुआ था 1981 में और सितंबर 84 में सारी तैयारियां हो चुकी थी और धमाका भी हो जाता सितंबर 84 में। बस देवी अम्मा का ये प्लान था कि धमाका दिसंबर में करेंगे, दिसंबर 1984 में पोखरण 2 होगा और उसके बाद फरवरी 1985 में इलेक्शन आएगा तो थोड़ा उनको इलेक्शन में एडवांटेज मिलेगा। उसकी वजह से उन्होंने योजना को कैंसिल नहीं किया था, 3-4 महीने पीछे किया था और उसमें उनकी हत्या हो गई। तो मैंने 1998 में जब वाजपेयी ने पोखरण का धमाका किया 1997-98 में, तब मैंने कहा कि भाई अब हर एक आदमी को 2-3 साल को वाजपेयी को समर्थन देना चाहिए। और उसी वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने वाजपेयी का विरोध तीव्र कर दिया। तो इसमें अमेरिका के मंसूबे को पूरे कर रहे थे। अमेरिका को किसी भी हाल में वाजपेयी की सरकार को गिराना था, सबक सिखाना था कि हमने मना किया कि पोखरण 2 मत करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पोखरण 2 करने की। तो ये स्पष्ट हुआ। इसके बाद जब सरकार गिरी तब सुब्रमण्यम स्वामी का ये निवेदन था, आप गूगल कीजिए, मैं कीवर्ड देता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी 1999 आरएसएस कम्युनल। जब वाजपेयी की सरकार गिरी तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी और कहा था कि ये कम्युनल गवर्नमेंट है, फासिस्ट गवर्नमेंट है। उन्होंने आरएसएस को भी कहा था कि ये कम्युनल संगठन है, फासिस्ट संगठन है और इस तरह की उटपटांग बातें की थी। और 2001 में उनका ही स्टेटमेंट है, आप फिर से गूगल कीजिए, 2001 सुब्रमण्यम स्वामी वीएचपी और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए 3-4 बार आप कीवर्ड करेंगे तो आ जाएगा कि 2001 में उन्होंने ये मांग रखी थी कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाए। यानी वो ऐसा कानून है कि आदमी उसमें अरेस्ट हो जाए तो 5-5 साल तक उसे बेल नहीं मिलती। और वीएचपी को बैन करने की बात कही थी, विश्व हिंदू परिषद को बैन करने की बात कही थी। अब ऐसे आरोप मैंने जिंदगी में कभी नहीं किए। कोई एक आध वीएचपी का आदमी गलत है तो मैं कहूँगा उसे जेल में बंद कर दो, पर वीएचपी को बैन करना, आरएसएस को बैन करना, मैंने कभी इस तरह की मांग नहीं रखी। और ये मांग सारी सुब्रमण्यम स्वामी ने रखी थी, तो कांग्रेस का एजेंट आपको उसे बोलना चाहिए, मुझे नहीं। खैर, अब बात आती है आज की। तो आज ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दिखावा करने के लिए मोर्चा खोला, मैं दिखावा बोलता हूँ, सिर्फ वो दिखावा कर रहे हैं। और उसके पीछे भी मैं मैथमेटिक्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सोनिया गांधी के खिलाफ जो फॉल्स एफिडेविट का केस था उसमें उन्होंने सोनिया गांधी को फायदा पहुंचा दिया। कैसे कि उन्होंने केस फाइल कर दिया, यानी जो दूसरे लोग केस फाइलने गए, कोर्ट ने उनके सारे केस रिजेक्ट कर दिए कि ऑलरेडी एक केस चल रहा है, दूसरा केस एडमिट नहीं होगा। यानी जो सचमुच सोनिया गांधी को जेल पहुंचाना चाहते थे या 6 साल के लिए बैन कराना चाहते थे, उनके केस खारिज कर दिए कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस को ढाल बना के। और अंत में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई सजा की मांग नहीं की। वो तो सबको पता था कि सोनिया गांधी कैम्ब्रिज की डिग्री नहीं है उनके पास, उसमें नई बात कौन सी गई। जो लोग थोड़े बहुत मतलब जानकार सर्कल से थे उनको पता था कि भाई सोनिया गांधी है, वो उस कॉलेज में कभी पढ़ी नहीं है जहाँ राजीव गांधी पढ़े थे। तो वो जब एफिडेविट में फाइनली सोनिया गांधी ने कुछ माफी मांग ली या बोला कि भाई ये टाइपिंग एरर था, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट आया, तो उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी जज साहब को बोल सकते थे कि भाई ये टाइपिंग एरर की बात को तर्क को खारिज किया जाए और एफिडेविट पे आदमी ने झूठ बोला है, इसलिए 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। वैसे शायद ही कभी सजा हुई हो किसी को, लेकिन ये तो हुआ ही है कि 6 साल के लिए आदमी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध डाला जाए। ये हुआ, इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी के साथ तो 1975 में जो जगमोहन लाल सिन्हा ने एकदम बकवास जजमेंट दिया था, वो सीआईए का पैसा मिल गया होगा उसको, कि उसमें इंदिरा गांधी की कोई गलती थी ही नहीं। देवी इंदिरा अम्मा के सेक्रेटरी यशपाल कपूर
वो आईएएस अधिकारी थे, इसलिए वो इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकते। तो उन्होंने देवी अम्मा को कहा कि मैं आपका इलेक्शन एजेंट बनना चाहता हूं। तो देवी अम्मा ने कहा ठीक है, आप रिजाइन कर दो, रिजाइन करने के बाद इलेक्शन एजेंट बन जाओ। तो यशपाल कपूर ने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद उसने पर्सनल डिपार्टमेंट, जो कि ये सारा रेजिग्नेशन का काम संभालता है, उनसे बात कर ली। पर्सनल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने ओरल अप्रूवल दे दिया रेजिग्नेशन का, और उन्होंने इलेक्शन एजेंट का फॉर्म भर दिया। टेक्निकल गलती यही हो गई कि रिटर्न कंफर्मेशन जो होता है रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का, वो इलेक्शन एजेंट बनने के 3-4 दिन बाद आया। मतलब यशपाल कपूर की ओर से कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उनको रेजिग्नेशन का ओरल कंफर्मेशन मिल गया। रिटर्न कंफर्मेशन 3-4 दिन बाद आया, यानी वो 3-4 दिन जो इलेक्शन एजेंट रहे वो गैर कानूनी था। वो भी गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि ऑर्डर राइटिंग में होना चाहिए। रिटर्न ऑर्डर इज ऑल्सो एन ऑर्डर, रिटर्न अप्रूवल इज ऑल्सो एन अप्रूवल, रिटर्न ऑर्डर इज ऑल्सो एन ऑर्डर, ओरल ऑर्डर इज ऑल्सो एन ऑर्डर। ऐसा कहीं नहीं है कि सब कुछ राइटिंग में ही होना चाहिए। ओरल ऑर्डर में यही होता है कि प्रूफ करने की जिम्मेदारी दूसरे आदमी की होती है। पर यहाँ पे तो जो पर्सनल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था, उसने अदालत में आके स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने ओरल कंफर्मेशन दे दिया था। और इसमें यदि गलती थी तो भी यशपाल कपूर की थी। तो यशपाल कपूर ने अदालत में कहा कि यदि इसमें गलती है तो मेरी गलती है, जो सजा करनी है मुझे करो। और कानून में एक सामान्य सिद्धांत है कि यदि किसी कृत्य से, यदि किसी काम से मेरा कोई फायदा ना होने वाला हो, मेरा कोई क्राइम करने का इंटेंशन ना हो, मुझे पता भी ना हो कि ये काम है वो गलत हुआ है, तो वो क्राइम नहीं माना जाना चाहिए। उसे सिर्फ एक अपकृत्य यानी कि ऐसा कृत्य जो कि गलत है, ऐसा मानना चाहिए, उसे क्राइम नहीं मानना चाहिए। यानी देवी अम्मा इंदिरा को बेनिफिट ऑफ डाउट देने के पूरे इसमें जरूरत थी। लेकिन जो जगमोहन लाल सिन्हा थे, उसने 4 डिजिट का IQ जो बोलते हैं ना, डोट डाया, गुजराती में बोलते हैं डोट डाया, 4 डिजिट का IQ था। उन्होंने ये बोला कि नहीं, इसमें जगमोहन लाल सिन्हा का जो रेजिग्नेशन ओरल एक्सेप्टेंस है मैं अप्रूव नहीं करूंगा, और वो 3 दिन इलेक्शन एजेंट रहे वो गैर कानूनी है, इसलिए सजा मैं सीधे इंदिरा गांधी को दूंगा और 6 साल के लिए मैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करता हूं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो उनका MP पद भी खारिज किया जाएगा, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर की तरह भी नहीं रह सकते। तो एक टेक्निकल गलती के आधार पे देवी इंदिरा अम्मा को इतनी बड़ी सजा। और उस समय सुब्रमण्यम स्वामी ने इस जजमेंट की बहुत तारीफ की थी। असल में ये बकवास जजमेंट था। CIA हर हाल में देवी अम्मा इंदिरा को गिराना चाहता था। क्यों? क्योंकि देवी अम्मा इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पोखरान बंद किया, भारत की सेना को मजबूत करने के प्रयत्न शुरू कर दिए थे, इसलिए अमेरिका इंदिरा जी को गिराना चाहता था। और यहाँ पे उसके 20 साल बाद, 20-25 साल बाद राजमाता सोनिया गांधी एफिडेविट पे एकदम झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोलती है, कोई टेक्निकल एरर नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको 6 साल के लिए उनके इलेक्शन लड़ने से बैन रखने की कोई मांग नहीं की। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस रफा दफा किया, कुछ अटपटांग डायलॉग बोले उन्होंने कि पुराना केस है, तो सुब्रमण्यम स्वामी उसके को रिजेक्ट कर सकते थे कि भाई केस का पुराना है। अदालत में तो 30-30 साल तक केस चलते हैं, ये तो सिर्फ 5 साल पुराना केस है, पुराना कैसे हुआ? और यदि जजमेंट गलत था तो एक आम आदमी के पास ऑप्शन है कि यदि जज कोई गलत जजमेंट देता है तो वो MP को कागज लिखे कि इस जज को इम्पीच करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट का प्रोविजन है कि यदि जज कोई गलत जजमेंट देता है तो नागरिक का कर्तव्य है, नागरिक का हक है कि वो अपने सांसद को कहे कि इस जज के इम्पीचमेंट की कार्यवाही शुरू की जाए। तो ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, बस वो माफी आ गई, माफी लेके उन्होंने केस रफा दफा कर दिया। अभी भी उनके पास ऑप्शन है, वो कापड़िया की कोर्ट में जा सकते हैं। उनके कहने के अनुसार कापड़िया बहुत ईमानदार आदमी है, तो जाओ कापड़िया की कोर्ट में केस रीओपन कराओ। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर है केस रीओपन कराने का। सोनिया गांधी का फॉल्स एफिडेविट का केस रीओपन कराओ और दिला दो उनको सजा कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने ये 2G में इतने ढोल नगाड़े बजाए, अंत में हासिल क्या किया? तो राजा को जेल की सजा हुई, बाकी तो सब जेल के बाहर निकल के रहे 1-8 साल जेल में। और राजा को जेल की सजा हुई, इसमें फायदा तो कांग्रेस को हो गया। जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है वो कांग्रेस के हाथ में आ गई, तो जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री का भ्रष्टाचार का पैसा DMK को मिलता था वो कांग्रेस को मिलने लगा, तो इसमें तो राजमाता का फायदा हो गया।
यानी वो दिखावा कर रहे हैं कि वो राजमाता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। अदालत के अंदर तो उन्होंने अभी तक सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया भ्रष्टाचार का, और ऊपर से टेलीकॉम मिनिस्ट्री उनकी जल्ले में, उनके थैले में डाल के उनको फायदा पहुंचा दिया। और अब मैं कहूंगा कि अब एक दूसरा तर्क आया सोनिया गांधी के, अरे सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्तों ने, कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी गलत आदमी है तो आरएसएस और स्वामी रामदेव जी उनको इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि उसका कारण आप अंधभक्त खुद हो। आपकी अंधभक्ति की वजह से आरएसएस को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो सुब्रमण्यम स्वामी को समर्थन दे। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी है, उन्होंने 2010 में भांप लिया कि भाई कांग्रेस की बड़े पैमाने पे बदनामी हो रही है। वो तो साफ साफ दिख रहा था, महंगाई, इतने सारे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कांग्रेस की बदनामी हो रही है। जाहिर है इसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी आरएसएस को मिलेगा। स्वामी रामदेव जी जो कि वर्षों से ये काले धन की मुहिम चला रहे, व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम चला रहे थे, उनको भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को उसको फायदा मिलेगा। तो ऐसे मोहरे खड़े किया जाए जो कि एंटी कांग्रेस दिखते हो, ताकि एंटी कांग्रेस वोट है वो बटने शुरू हो जाए। जैसे कोई एंटी कांग्रेस आदमी है तो उसके पास 2010 में दो ऑप्शन थे उसके पास, एक ही ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन या दो ऑप्शन की भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और दूसरा बीजेपी आरएसएस। तो इसलिए अन्ना को खड़ा करके ये दिखावा किया गया कि द अन्ना एंटी कांग्रेस है। तो इस तरह से एंटी कांग्रेस वोट थोड़े बहुत अन्ना की तरफ चले गए। यदि अन्ना अलग पार्टी बनाते, फिर सुब्रमण्यम स्वामी को खड़ा किया तो एंटी कांग्रेस वोट है वो सुब्रमण्यम स्वामी की ओर गए। तो इस तरह से बीजेपी आरएसएस को मजबूर किया गया कि आप इन दोनों को साथ रखिए, वरना ये आदमी यदि अलग पार्टी बना के लड़ते हैं तो एंटी कांग्रेस वोट बढ़ जाएंगे, फायदा कांग्रेस को होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कहूँ कि यदि सुब्रमण्यम स्वामी और अन्ना हजारे अलग पार्टी बना के लड़ते हैं तो नुकसान किसको जाएगा और फायदा किसको होगा? जाहिर है फायदा कांग्रेस को होगा। क्यों? क्योंकि एंटी कांग्रेस वोट बढ़ गए, और ये तो बीजेपी तो ये मतलब इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो अन्ना हजारे और सुब्रमण्यम स्वामी से हाथ मिलाए। और इस तरह से हाथ मिलाने के बाद उनको कोई पोजीशन देनी पड़ेगी। तो जो एमएनसी के और मिशनरी के एजेंट है वो इस तरह से बीजेपी आरएसएस में उनको, बीजेपी आरएसएस के नेटवर्क में उनको स्थान मिल जाएगा। और यहाँ आप अंधभक्तों की कहाँ भूमिका आती है कि मीडिया ने आपको बोला कि स्वामी जी सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया के खिलाफ है, बस मीडिया ने आपको बोला और आपने मान लिया। आप मैगजीन देखिए, सारे आउटलुक, इंडिया टुडे, जितने भी मैगजीन है, हर एक मैगजीन पे आपको स्वामी की तस्वीर मिलेगी, सुब्रमण्यम स्वामी की। अब एक बात बताओ, मुझे एक मैगजीन दिखा दो जिसपे राजीव दीक्षित जी की तस्वीर इस तरह से फ्रंट पेज पे आई हो, एक भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सच्चे देशभक्त है। वो सच्चे देशभक्त है, इसलिए किसी भी हालत में मीडिया उन्हें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती थी। वरना उन्होंने वैचारिक दृष्टि से सबसे ज्यादा यदि किसी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया तो वो दीक्षित जी थे, कि उन्होंने पूरी कांग्रेस की और मल्टीनेशनल कंपनियों की जो सांठगांठ है उसकी पूरी पोल खुली, और वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि मीडिया ने कभी उन्हें कवरेज नहीं दिया। जो कार्यकर्ता है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के और स्वदेश आज़ादी बचाओ आंदोलन के, उन्होंने ये बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाई, पर ये बात 10-20 करोड़ लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई। तो उन्होंने, ये जो मीडिया है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के पैसे पे चलता है, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने उन्हें, मीडिया को पैसा दिया कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी का नाम बड़ा किया जाए ताकि एंटी कांग्रेस वोट है वो बढ़ने शुरू हो जाए। और एंटी कांग्रेस वोट बढ़ेंगे तो जाहिर है बीजेपी को नुकसान रोकने के लिए द अन्ना है या तो द छोटे अन्ना है या तो सुब्रमण्यम स्वामी है, इनको अपने नेटवर्क में स्थान देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे आदमी उनके नेटवर्क में घुस जाएंगे। अब मैं, जो मेरी बातचीत हुई सुब्रमण्यम स्वामी के समर्थकों, उनमें से मैं कुछ लोगों को कहूंगा कि भैया सुब्रमण्यम स्वामी से एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि 1999 में आपने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की मदद की थी भी नहीं, तो अब 24 कैरेट का सोना तो 48 कैरेट का अंधभक्त। सच्चा अंधभक्त कौन होता है? जो अपनी आंखें खोलने से भी मना कर दे, क्योंकि आंखें खोल ली और सच्चाई दिख गई तो शायद भक्ति कम हो जाएगी। तो जो अंधभक्त है उन्होंने मना किया कि हम सुब्रमण्यम स्वामी से कोई सवाल नहीं पूछना चाहते।
मैंने कहा भाई सवाल पूछने में क्या बुराई है, आप सवाल पूछो और उसका जो भी जवाब आता है वो रख दो आपके फेसबुक के स्टेटस पे या फेसबुक पे प्रोफाइल पे, फेसबुक पे फोटोग्राफ में वो जवाब छाप के डाल दो कि भाई स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जवाब दिया मुझे 1999 में उन्होंने जब किया था। फिर मैंने पूछा कि आप दूसरा सवाल पूछ सकते हो ना कि वो 2G केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से वो मांग करे कि ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये मेरी काफी पुरानी मांग है, जब से ये टेलीकॉम का 2G का केस आया तब से मैंने कहा कि भाई ये सबूत बबूत आप क्या ढूंढोगे, ये सारा काम मॉरिशस बैंक के थ्रू हुआ है, तो मॉरिशस बैंक कोई आपको स्टेटमेंट का जेरोक्स तो देने नहीं वाली। इसमें यदि सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे सबूत पॉपकॉर्न की तरफ फूटेंगे, बहुत सारे नाम आएंगे और इस तरह से जितने भी बड़े भ्रष्टाचारी है सबका एक के बाद एक नार्को टेस्ट पब्लिक में लेना शुरू करो। चिदम्बरम का, उसके बाद यदि शरद पवार का पब्लिक में नार्को टेस्ट आता है तो जैकपॉट आ जाएगा हाथ में, और हर एक में सोनिया गांधी का नाम, राजमाता का नाम तो आने ही वाला है, शायद राज जमाई का नाम भी आ जाए। तो यदि 5-10 लोगों का नार्को टेस्ट लिया और हर एक में यदि राजमाता का या राज जमाई का नाम आता है तो उनका भी नार्को टेस्ट ले लो पब्लिक में। तो पब्लिक, और फिर मनमोहन सिंह का, उसका भी पब्लिक में नार्को टेस्ट ले लो। तो पब्लिक में नार्को टेस्ट लोगे तो दुनिया भर की सच्चाई, देश भर की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि कौन कितना भ्रष्ट है, उसने कहाँ कितना पैसा कौन से बैंक में छिपाया है, उसके मॉरिशस का बैंक के अकाउंट का नंबर भी आ जाएगा। नार्को टेस्ट में मान लो वो कहीं बोल देता है कि उसका यहाँ पे कहीं सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में बॉक्स है और उसमें उसने ये डायरी छिपा के रखी है, वो डायरी हाथ में आ गई तो सबके अकाउंट नंबर बाहर आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। नार्को टेस्ट सबूत नहीं है। नार्को टेस्ट को मैं नहीं बोलता कि सबूत मानना चाहिए, पर इंफॉर्मेशन हासिल करने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। दुनिया भर के देश उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रिटेन उसका इस्तेमाल करता है, अमेरिका उसका इस्तेमाल करता है, भारत भी उसका इस्तेमाल करता था। तो अंधभक्तों से मैंने ये कहा कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को कहिए कि वो अदालत में अर्जी रखे कि ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए, और जो भी उनका गोल मटोल जवाब आता है वो आप फेसबुक के स्टेटस पे डाल दीजिए। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाथ कंगन और आरसी क्या, उनको फोन ही करने की देर है। लेकिन एक भी स्वामी जी के भक्त ने, सुब्रमण्यम स्वामी के भक्त ने सुब्रमण्यम स्वामी से ये नहीं पूछा कि भैया आप राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखते। नार्को टेस्ट से रिलेटेड मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूं। पार्लियामेंट ने नार्को टेस्ट के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट दे दिया कि ये मानव अधिकार के विरुद्ध है, इसलिए नार्को टेस्ट होगा तो जो अपराधी है, आरोपी है, उसकी परमिशन के बाद नार्को टेस्ट होगा। अब मतलब कौन, ये क्या राजा परमिशन देगा कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट करो, या शरद पवार परमिशन देगा, या चिदम्बरम परमिशन देने वाला है, या राजमाता परमिशन देगी कि हाँ मेरा नार्को टेस्ट करो। ये क्या फिजूल बकवास है कि आरोपी की परमिशन के बिना नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। और मानव अधिकार, क्या मानव अधिकार, मतलब किसी आदमी ने मान लो 10-20 का खून कर दिया या तो कसब, तो उसका भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। इसमें टेक्निकलिटी है कि कसब का ये जो जजमेंट आया उससे पहले कसब का नार्को टेस्ट हो गया था, कसब का नार्को टेस्ट हुआ था, पर ये जजमेंट आने से पहले कुछ 4-1 महीने पहले हुआ था। लेकिन मान लो ये जजमेंट आने के बाद ये बंबई का हादसा हुआ होता 26 नवंबर वाला, तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो ये कहते हैं कि कसब जैसे आदमी का भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए उसकी परमिशन के बिना, और वो परमिशन तो देगा ही नहीं तो जाहिर है उसका भी नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। और ये सब बातें हो रही है मानव अधिकार के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे। यानी जिस आदमी ने 10-20 हजार करोड़ का घोटाला किया है राजा जैसे, उसका भी मानव अधिकार के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि उसका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बकवास है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो भी बकवास किया, मैं तो कहूंगा नार्को टेस्ट को लीगल करने के बाद वो उस जज से शुरुआत करनी चाहिए जिसने बैन लगाया था, उसका ही सबसे पहले नार्को टेस्ट होना चाहिए पब्लिक में। तो पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट का जज रिवर्स कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया, इससे यह नहीं होता कि सुब्रमण्यम स्वामी मांग नहीं कर सकते। वो तो मांग करने के लिए उनके पास पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो पहला जजमेंट था वो गलत था, उस जजमेंट को आप कैंसिल कीजिए और नार्को टेस्ट को कानूनी बनाइए और राजा के नार्को टेस्ट से शुरुआत करो अब पब्लिक में। तो और हसन अली का नार्को टेस्ट पब्लिक में होना चाहिए, जो भी ये ब्लैक मनी से रिलेटेड केस है, और जो 2G में कुछ और लोग इन्वॉल्व है, शहीद बालवा है और
जो भी शहीद बालवा है वो शरद पवार का आदमी है, तो उसका नार्को टेस्ट होगा तो सीधा शरद पवार का नाम आ जाएगा, तो उसका भी नार्को टेस्ट कर सकते हैं बाद में। तो आप मेरी सुब्रमण्यम स्वामी के अंधभक्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप रिक्वेस्ट मैंने उनको की कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जी से कहिए कि वो अदालत में ये मांग रखे कि ए राजा का पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अंधभक्त किसे कहे, एक भी अंधभक्त ने सुब्रमण्यम स्वामी को न फोन किया, न ट्विटर किया, न ईमेल भेजा। क्यों? क्योंकि यदि करते तो पोल खुल जाती। सुब्रमण्यम स्वामी ये मांग रखनी नहीं वाले अदालत के सामने, और मांग रखेंगे नहीं तो उससे पोल खुल जाएगी कि वो किसकी तरफ है, वो भारत के आम आदमी की तरफ है या ये अपराधियों की तरफदारी कर रहे हैं। क्यों राजा का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए? और जो आदमी बोलता है राजा का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, वो भारत के आम नागरिकों का हितैषी है या भ्रष्टाचारियों का हितैषी है। और अंत में मैं आपसे कहूंगा सुब्रमण्यम स्वामी के भक्तों से कि सुब्रमण्यम स्वामी को आप कहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म, सगावाद, उसके बारे में 2-3-4 पेज का कोई आर्टिकल लिखे, और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद सारे कच्चे चिट्ठे आपके सामने आ जाएंगे कि भाई ये आदमी किस मिट्टी के बने हुए हैं और उनकी मंशा क्या है, उनका मोटिव क्या है। जब वो सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्टाचार जिसकी वजह से देश को सबसे ज्यादा नुकसान जा रहा है आज, उसके खिलाफ एक वाक्य लिखने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, ऊपर से झूठ बोलते जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ईमानदार है। वो अहमदाबाद जब आए थे तो 2000 लोगों की मीटिंग में उन्होंने ये सब किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज बहुत ईमानदार है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता। मतलब इस तरह से वो कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज मिनिस्टरों से ज्यादा भ्रष्ट है। और यहाँ तक कि ये शांति भूषण ने तो एफिडेविट फाइल की कि भाई पिछले जो 16 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है उसमें से 8 करप्ट है, नाम दिए, उनके कारनामों की लिस्ट पूरी दी। तो कापड़िया उनको कहता है कि आप ये एप्लीकेशन है वो वापस खींचो वरना आप पे कंटेम्प्ट का केस चलेगा। जो 8 जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप किए उनमें से किसी को नोटिस नहीं दिया। और ये कोई एरा गहरा आदमी तो नहीं है, शांति भूषण खुद लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लॉयर है। और उनकी यदि याचिका आती है कि पिछले 16 में से 8 सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट है और वो भी सबूत के साथ, तो उस पर एक्शन लेना तो दूर रहा, उनको यह कहा जाता है कि आप ये एप्लीकेशन वापस खींचिए वरना आप पे कंटेम्प्ट का केस होगा। तो ये इस तरह से जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ईमानदार है, वो कार्यकर्ताओं को जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं। और अंत में जो मेरे पे आरोप है कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूं, जो स्वामी जी के भक्तों ने लगाया, मैंने मांग की है कि हम कार्यकर्ताओं को एक मुहिम छेड़नी चाहिए। कौन सी मुहिम? राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर। राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर यानी क्या? ये मेरी किताब है, रेफरेंस मटेरियल है, फ्री डाउनलोड इसको मिलेगा rahulmehta.com/301.htm। मैं फिर से कहूंगा rahulmehta.com/301.htm, और इसका हिंदी है 301.h.htm। उसमें सेक्शन 6.6 राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर है। यदि ये चीज गैजेट में छप जाती है, गैजेट यानी कि सरकारी दस्तावेज जो कि कलेक्टर वगैरह के लिए आदेश है, हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालती है। गैजेट नोटिफिकेशन इस तरह का दिखता है। हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालती है। यदि ये एक पेज ये गैजेट में आ जाता है तो हम नागरिकों के पास पावर आ जाएगा कि हम महीने 2 महीने में प्राइम मिनिस्टर को बदल सके। यानी मैं कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर गैजेट में आए, उस पर मुहिम डाले। यदि ये चीज आती है गैजेट में तो हम भारत के नागरिक 3 महीने के अंदर मनमोहन सिंह को घर भेज सकते हैं, या तो वो न्यूयॉर्क भाग जाएगा, उसको पीएम के पद से निकाल के किसी भी अन्य व्यक्ति को, जैसे नरेंद्र मोदी साहब है या तो नीतीश कुमार है, या तो मैं यहां तक कहूंगा कि मायावती भी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से अच्छी है, कम बुरी है, सिर्फ भ्रष्ट है। कम से कम वो मिशनरी की, वेटिकन की एजेंट तो नहीं है। सोनिया गांधी राजमाता तो वेटिकन एजेंट है और ये मनमोहन सिंह तो वॉलमार्ट का एजेंट है। तो राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर आता है तो हम नागरिकों के पास ये पावर आएगा कि मनमोहन सिंह को नौकरी से निकाल के 3 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी साहब को, या तो नीतीश कुमार को, या तो मायावती को, किसी को भी उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर का सुब्रमण्यम स्वामी विरोध कर रहे हैं।
हर हाल में, यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि राइट टू रिकॉल बकवास है। उनका यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की राइट टू रिकॉल का विरोध करो, राइट टू रिकॉल बकवास है। और राइट टू रिकॉल की बात सबसे पहले भारत में किसने कही थी? दयानंद सरस्वती जी ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है कि राजा प्रजाधीन होना चाहिए, और उसके बाद ये बात दोहराई महात्मा चंद्रशेखर आजाद ने और उनके गुरु महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। महात्मा चंद्रशेखर आजाद और महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1925 में कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि राइट टू रिकॉल ना हुआ तो डेमोक्रेसी मजाक बन के रह जाएगा। और यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर बकवास कंसेप्ट है। यानी कि हर हाल में सुब्रमण्यम स्वामी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार 2014 तक चालू रहनी चाहिए। भाई मैं राइट टू रिकॉल की मांग कर रहा हूं कि आज और अभी आना चाहिए, यानी राइट टू रिकॉल आज और अभी आता है तो कांग्रेस की सरकार 3 महीने में घर जाएगी, और ये मनमोहन सिंह को 2 महीने में देश छोड़ के भागना पड़ेगा, सोनिया गांधी को भी देश छोड़ के भागना, अच्छा है बला टली। और यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी राइट टू रिकॉल का विरोध करने को कह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2014 तक कांग्रेस की सरकार कायम रहेगी। तो कांग्रेस का समर्थक कौन हुआ और कांग्रेस का विरोधी कौन हुआ? लेकिन ये बात अंधभक्तों को शायद आंख खोलने के बाद समझ में आएगी। तो आप दूसरा एक और प्रश्न पूछिए स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी को, कि राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर का आप क्यों विरोध कर रहे हो? यदि राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर आता है तो मनमोहन सिंह को हम 3 महीने में घर भेज सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? और दूसरा कि सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा मनमोहन सिंह की तारीफ करते हैं। आप अंधभक्तों को पता ना हो तो देख लीजिए उनके स्टेटमेंट, आप गूगल कीजिए सुब्रमण्यम स्वामी मनमोहन सिंह, और आएगा कि वो बार बार कहते हैं कि मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी है, मनमोहन सिंह नेक आदमी है। भाई सर से पांव तक ये IMF का एजेंट है, वर्ल्ड बैंक का एजेंट है, मल्टीनेशनल कंपनियों का बिका हुआ खरीदा हुआ आदमी है। इस आदमी की वो तारीफ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये सरकार है वो हर हाल तक मई 2014 तक चालू रहे। तो इसमें तो देश का नुकसान बढ़ाने की बात हुई। मैं तो राइट टू रिकॉल लाने की बात कर रहा हूं ताकि इस कांग्रेस को हम 3 महीने के अंदर घर भेज सके, और वो राइट टू रिकॉल का विरोध करते हैं कि भाई 2014 तक चालू रहेगा। उसके बाद आप दूसरा सवाल पूछिए कि भाई राइट टू रिकॉल लोकपाल का आपने क्यों विरोध किया? राइट टू रिकॉल लोकपाल यदि नहीं हुआ तो क्या होगा कि 2012 में लोकपाल का कानून पास होगा, तो कांग्रेस अपने चमचों को लोकपाल बना देगी। जो भी लोकपाल में 7 या 12 लोग हैं, जन लोकपाल में 11 लोगों की कमेटी है, सरकार की लोकपाल में शायद 7 या 8 लोग, जो भी है 7 लोगों या 11 लोगों को से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अपने चमचों को लोकपाल की कुर्सी पे बिठा देगी तो राज करेगा लोकपाल, यानी कि कांग्रेस लोकपाल के द्वारा 2017 तक राज करेगी यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं हुआ तो। और इसीलिए मैंने राइट टू रिकॉल लोकपाल की मांग की, ताकि कांग्रेस अपने चमचों को लोकपाल बनाती है तो हम राइट टू रिकॉल लोकपाल के द्वारा उन चमचों को निकाल सके। जैसे कि मान लो कांग्रेस ने ये उसके चमचे संतोष हेगड़े को लोकपाल बना दिया। आप संतोष हेगड़े का जो लोकायुक्त में उसका रोल था देखिए, साफ दिखता है कि वो कांग्रेस का चमचा है, कि उसने येदियुरप्पा के 2 रुपए के भ्रष्टाचार को भी नहीं छोड़ा, और दूसरी तरफ SM कृष्णा ने उससे 4 गुने क्या 40 गुने बड़े घपले किए थे, उसने कुछ नहीं किया। और यहाँ एंड में उसने ये स्टेटमेंट दिया कि SM कृष्णा ने बहुत ही चालाकी से घपले किए थे इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये क्या बकवास है? सब कुछ फाइल पे पड़ा है कि हर एक चीज पे SM कृष्णा का साइन है, और साइन ना हो तो भी चीफ मिनिस्टर को तो हमेशा घसीटा जा सकता है बड़े घपलों में। छोटे घपले की बात नहीं कर रहा, जो माइनिंग के और जो मीलों की मील जमीन SM कृष्णा ने इन्फोसिस और बहुत सारी कंपनियों को फोकट के भाव दी थी, मुफ्त के भाव दी थी, उसमें यह देखे कि भाई चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के घपले ना होने दे। वो चीफ मिनिस्टर को घसीट सकते थे, जिस तरह से येदियुरप्पा को 1-2 दिन जेल जाना पड़ा या तो कम से कम उनको बेल के लिए अप्लाई करना पड़ा, वही हाल वो SM कृष्णा का कर सकते थे। लेकिन संतोष हेगड़े ने वो कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उनको प्रॉमिस दिया कि हम आपको लोकपाल बना देंगे। 2012 में 7-15 लोकपाल की नियुक्ति होने वाली है। तो इस तरह से यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल ना हुआ तो कांग्रेस अपने चमचों के द्वारा अपने चमचों को लोकपाल बना के 2017 तक राज करेगी। और ये टालने के लिए, ये कम करने के लिए मैंने राइट टू रिकॉल लोकपाल की मांग की। तो आप खुद अब सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लीजिए कि उन्होंने राइट टू रिकॉल लोकपाल का क्यों विरोध किया। तो इससे मैं समापन करूंगा कि पहले मैंने जो 1990 बात की वो 100% सच है। उससे यदि स्वामी जी की सुब्रमण्यम स्वामी की बदनामी होती है तो गलती सुब्रमण्यम स्वामी की है, मेरी नहीं है। उन्होंने वाजपेयी सरकार ने अच्छा काम किया था, पोखरण 2 का अच्छा काम किया था, मैं उसको सपोर्ट करता हूं आज भी। और उसको सरकार को गिराने के लिए और सोनिया गांधी को PM बनाने के लिए, यदि वाजपेयी को गिरा के मैं कहता हूं कि अडवाणी या नरेंद्र मोदी या किसी और व्यक्ति को PM बनाने की कोशिश होती तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता।
पर उन्होंने वाजपेयी को गिरा के सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की, जो हर हाल में माफ नहीं करना चाहिए। ये मुझे गाली दी होती और मुझे थप्पड़ मारा होता तो मैं माफ कर देता, ये तो उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, मैं क्या माफ करूंगा उसको। और तो इसके बारे में आप और जानकारी इकट्ठी कीजिए और उनकी आज की जो भूमिका है उस पर थोड़ा गौर दीजिए कि वो उन्हें कहो कि 15 दिन के अंदर वो सोनिया गांधी के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करें, 15-20 दिन के अंदर सोनिया गांधी का फॉल्स एफिडेविट का केस रीओपन करा के जज को बोले कि 15 दिन के अंदर जजमेंट दो, क्योंकि अब तो सारे फैक्ट बाहर हो चुके हैं। वो एफिडेविट है कि जिसमें सोनिया गांधी ने झूठ बोला राजमाता ने, और राजमाता का माफी पत्र है कि भाई मेरे से टाइपिंग एरर हो गई, तो 15 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए जजमेंट में। और अंत में उनसे कहो कि वो ए राजा की पब्लिक में नार्को टेस्ट होनी चाहिए, ये डिमांड वो मीडिया के सामने रखे और अदालत के सामने रखे। ये 3 सवाल आप पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन मल्टीनेशनल कंपनी का एजेंट है और कौन नहीं है। धन्यवाद।